जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 3 अक्टूबर के तीसरे शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 3 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को कंप्लीट करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 3 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन की बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में ज़मीन पर आ पहुंचती है। अगर g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ज़मीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई कार है जो सड़क पे चल रहा है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये आपका एक कार है जो कि इस सड़क पे चल रहा है। सर ये अचानक से फिसल जा रहा है और अचानक से फिसलने के बाद जो है ये सड़क से नीचे गिर जा रहा है। कहाँ पे गिर जा रहा है? मान लीजिए सर कि ये गड्ढा है या मान लीजिए कि ये ज़मीन है जिस पे ये गिर जा रहा है। कितना देर में गिर रहा है? तो गुरुजी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 0.5 सेकेंड में सड़क से नीचे ज़मीन पर आ पहुँचता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा जाए तो जब आपका कार ज़मीन से टकरा रही है उस वक्त इसका गति क्या रहा होगा या उस वक्त इसका वेग क्या रहा होगा। यानी कि सीधे सीधे बात किसकी की जा रही है? तो गुरुजी अंतिम वेग की बात की जा रही है, यानी कि v की बात की जा रही है। मेरे मित्र ध्यान देना कि जब ये कार सड़क से फिसल के या किसी भी कारण से ज़मीन पे नीचे गिरना शुरू करा होगा तो क्या अचानक से इसकी वेग बढ़ गई होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये जब भी गिरा होगा तो सर 0 से गिरा होगा, तो भाई मेरे 0 इसका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ये है ना प्रारंभिक वेग हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में u = कितना है? 0 है। g का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपका टाइम कितना है? तो गुरुजी 0.5 सेकंड है। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम वेग क्या होगा, बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी हम लोगों को मालूम है मोशन अंडर ग्रेविटी के पहले इक्वेशन से कि हम लोग v = क्या लिखते हैं? u + gt लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कार ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसीलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? v = u + gt। ये क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करने वाले वस्तु के लिए ये पहला समीकरण है। आपको क्या निकालना है? v निकालना है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी v = हो जाएगा, u तो हमारा 0 है तो यहाँ पे 0 और प्लस गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर प्लस 10 हो जाएगा गुना समय कितना है? तो गुरुजी 0.5 सेकंड। मेरे मित्र यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी कार का जो अंतिम वेग हो जाएगा या कार जब ज़मीन पे गिरा होगा और ज़मीन से टकराई होगी उस वक्त जो उसका वेग रहा होगा वो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप सभी क्या कहेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि राम एक 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बताइए ना बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है औसत चाल। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी औसत चाल = फॉर्मूला होता है कुल दूरी अब बटा क्या लिखते हैं हम लोग? समय लिखते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राम एक 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है और वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 208 मीटर की दूरी कितना देर में कवर कर रहा है? तो 1 मिनट में कवर कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इसकी औसत चाल क्या होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूँकि हमारे क्वेश्चन में टोटल टाइम जो है वो है 1 मिनट,
तो जाहिर सी बात है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको इस मिनट वाला जो लोचा है इसको किस में लाना होगा, सेकेंड में लाना होगा, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी सेकेंड लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाएगा। तो आपका टोटल टाइम है 60 सेकेंड और टोटल डिस्टेंस कितना है, तो गुरुजी क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है वो है 208 मीटर। तो आप बताओ कि औसत चाल में निकल जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ये तो आसानी से निकल जाएगा, 208 अब बटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 3.466 के समथिंग आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 3.47 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो इस हिसाब से आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सेम चीज़ जो है वो हमारे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि मैरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अस्थायी उत्तक, दूसरा ऑप्शन है सहयोगी तंतु, तीसरा ऑप्शन है चलनी नली कोशिका और आपका चौथा ऑप्शन है आरबीसी। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मैरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजन करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। आप कहेंगे गुरुजी पहले ये बताओ ये मैरिस्मेटिक उत्तक क्या है और किस में पाया जाता है। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यू की, किसकी डिस्कस करते हैं सर, पादप उत्तक की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो पादप उत्तक है इसको हम लोग मूलतः 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है विभोज्योत्तक उत्तक, एक क्या होता है हमारा विभोज्योत्तक उत्तक, और दूसरा क्या होता है हमारा, तो आप कहते हैं कि गुरुजी दूसरा होता है हमारा अस्थायी उत्तक। दूसरा क्या होता है, अस्थायी उत्तक। और मेरे मित्र विभोज्योत्तक उत्तक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और जो आपका अस्थायी उत्तक है इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्लांट का जो ये विभोज्योत्तक उत्तक होता है, प्लांट का जो ये विभोज्योत्तक उत्तक होता है ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी सामान्यतः पौधे के वृद्धि वाले इलाके में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधे के वृद्धि वाले इलाके में पाए जाते हैं, यानी कि वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो विभोज्योत्तक उत्तक है इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्या लिखा हुआ है, विभोज्योत्तक। मतलब क्या कि इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जो आपका विभोज्योत्तक उत्तक है इसमें किसकी क्षमता होती है, तो इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये जो विभोज्योत्तक उत्तक है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला आपका कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। पहला कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभोज्योत्तक उत्तक कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा कौन सा होता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरे मित्र इसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को आप लोग हिंदी में पार्श्वस्थ विभोज्योत्तक उत्तक कहते हैं। और तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू या इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्वेशी विभोज्योत्तक उत्तक कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब विभोज्योत्तक उत्तक में यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में कोशिका विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी लॉस हो जाती है, तो ये किस में बदल जाता है, तो सर तब ये अस्थायी उत्तक में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और हम सबों को मालूम है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं। भाई मेरे ये पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है
इसका जो वर्क होगा वो प्लांट के लिए क्या होगा, स्पेशल होगा। तो आपके क्वेश्चन में भी दिया है ये एक विशेष भूमिका निभाते हैं। फिर कहा जा रहा है कि अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं, आप कहेंगे तब ये अस्थायी उत्तक बनाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में अस्थायी उत्तक है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ही ऑप्शन में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। आपका पहला स्टेटमेंट है कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, और आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, और तीसरा है कि ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है। और फिर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि ए और सी सही है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1, 2, 3 करके दिया है, तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको आप ए समझेंगे, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है उसको आप बी समझेंगे, और जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है उसको आप क्या समझेंगे, सी समझेंगे। तो आपके पहले ऑप्शन में दिया है कि ए और सी सही है, बी गलत है। दूसरा ऑप्शन में है सारे सही हैं, और आपका तीसरा है ए और सी गलत है, बी सही है, और आपका चौथा है सारे गलत हैं। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी पहले ये बताओ कि ये जो हमारा यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, क्या ये सही है? भाई मेरे बिल्कुल ही सही है। और आप सबों ने कई बार याद करा होगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, ड्राई आइस की, किसकी बात करते हैं, ड्राई आइस की, तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। और ये क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी जो ठोस CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी को क्या बोला जाता है, तो आप कहते हैं ड्राई आइस या फिर शुष्क बर्फ बोला जाता है, या सूखा बर्फ बोला जाता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो ठोस CO2 है ये एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ का, ये क्या है, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ का क्या है, एग्जाम्पल है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ के बारे में? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जितने भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं, दैट्स ऑल आर शोज द फिनोमिना ऑफ सब्लिमेशन। ये सब के सब कौन सी घटना को प्रदर्शित करते हैं? आप कहते हैं ऊर्ध्वपातन की घटना को प्रदर्शित करते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में ठोस जो है वो बिना तरल अवस्था में आए, ठोस जो है बिना तरल अवस्था में आए सीधे किस में परिणत हो जाता है, किस में बदल जाता है, तो आप कहते हैं गैस में बदल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका ड्राई आइस है ये ठोस फॉर्म में होता है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जब इसको गर्म किया जाएगा ये सीधे ठोस से किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, यानी कि ये लिक्विड के स्टेट में नहीं आएगा। और आपका जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट के आगे पीछे क्या किया गया है, तो सर घुमाया गया है। आपके पहले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ये बात तो हम पहले से जानते हैं, यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ए, जिसको हमने यहाँ पे एक माना है और इसी को हम लोग ए भी बोल रहे हैं, ये क्या है, तो आप कहेंगे सही है। आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, आप कहेंगे बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि ठोस CO2 जो है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ का उदाहरण है, और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं वो ठोस से सीधे गैस में बदलता है, तरल में नहीं बदलता है। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। और आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है, आप कहेंगे ये बिल्कुल ही सही है। तो जरा सा आप हमको बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे कि ए और सी सही है और बी गलत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और सेम बात हमारे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। ऑप्शन दिया हुआ है पेरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है ट्रैकिड्स, तीसरा ऑप्शन है स्केलेनकाइमा, चौथा ऑप्शन है कोलेनकाइमा। आप कहेंगे गुरुजी इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे मित्र इसका भी आंसर मैंने आप सबों को बताया है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट के लिए आप सभी ध्यान में रखेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है किसके बारे में, तो प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में।
किसके बारे में डिस्कस करा है? प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। भाई मेरे, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। और भाई आप सबों को कहने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला होता है गुरुजी पेरेनकाइमा। पहला कौन सा होता है? पेरेनकाइमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इसी को गुरुजी हम लोग हिंदी में मृदु उत्तक कहते हैं। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, पेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? आप कहते हैं पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। किससे बनी होती है? आप कहते हैं सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और आपका दूसरा होता है कॉलेनकाइमा। दूसरा कौन सा होता है? कॉलेनकाइमा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कोशिका भित्ति इसकी जो होती है वो किनारे पे मोटा होता है। कोशिका भित्ति किनारे पे क्या होता है? तो आप कहते हैं कि किनारे पे मोटा होता है। किनारे पे मोटा होता है। और किसके उपस्थिति के वजह से? तो आप कहते हैं कि गुरुजी सेलुलोज और पैक्टिन के उपस्थिति के वजह से। किसके उपस्थिति के वजह से? तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन के उपस्थिति की वजह से। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है? तो गुरुजी नेक्स्ट होता है एस्केलेनकाइमा। नेक्स्ट क्या होता है? एस्केलेनकाइमा, जिसको क्या कहते हैं गुरुजी? इसी को दृढ़ उत्तक कहते हैं। और ये क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? तो इसकी भी कोशिका भित्ति मोटी होती है। और किससे बनी होती है? तो आप कहते हैं लिग्निन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है। भाई मेरे क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। आप कहेंगे गुरुजी आपने तो पेरेनकाइमा में लिखा है कि इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या है सर? पेरेनकाइमा ही है। और किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे पहले तो ऑप्शन में है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो ट्रैकिड्स भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे, ये आपका जाइलम का हिस्सा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग वाहिनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिनिकाएं कहते हैं। और साथ ही आपका तीसरा है एस्केलेनकाइमा और चौथा है कॉलेनकाइमा, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस X बनाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो X है वो क्या है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है H2O, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आपका O3 यानी कि ओजोन। आप कहेंगे गुरुजी हम लोगों को कैसे पता चलेगा? भाई मेरे, मैंने आपको कई बार बताया है। क्या बताया है? कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि CaCO3 को क्या करते हो? गर्म करते हो। मतलब क्या कि इसको हीट देते हो, तब ये किस में बदल जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब ये किस में बदल जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। या आप कह सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये डिकम्पोज होकर के, विघटित होकर के किस में टूट जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो मेरे मित्र, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है। आप कहेंगे गुरुजी X तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है। आप कहेंगे तीसरे ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तब आप क्या कहते? तो आप सभी कहते कि गुरुजी ये जो है ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है? तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? तो गुरुजी ये वैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें कोई एकल रिएजेंट जो होता है, या सॉरी एकल रिएक्टेंट जो होता है, जिसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, वो टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जैसे ही गर्म किया जाता है ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट मिल रहा है।
और वो भी किसके वियोजन से, तो आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन से, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। हमेशा ध्यान में रखना है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, तो कोई बड़ा सा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करते हैं, या ये दो छोटे छोटे से ज्यादा भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, डिपेंड किस पे करेगा, रिएक्टेंट पे करेगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, ये भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन, मतलब क्या कि जो आपका वियोजन की अभिक्रिया होगी या आप कह सकते हो अपघटन की अभिक्रिया होगी, वो किसके सहारे, विद्युत के सहारे होगी। दूसरा होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय विघटन या फिर उष्मीय वियोजन कहते हैं। और तीसरा आपका क्या होता है, तो तीसरा होता है फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन, जो कि आपका क्या होता है, तो गुरुजी ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यानी कि हीट देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ये आपका किस प्रकार का वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, तो आप सभी ध्यान में रखना, ये आपका उष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी उदाहरण होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी को क्या बोला जाता है, तो गुरुजी इसी को कली चूना भी बोला जाता है, या बिना बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही ये जो आपका CaCO3 है, इसी को क्या बोला जाता है, तो गुरुजी इसी को संगमरमर भी बोला जाता है। तो आप ये चीज़ भी अपने माइंड में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय ब्रैकेट में SI इकाई डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है ms²2, दूसरा ऑप्शन है मीटर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे ये मंदता क्या है। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि मंदता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो सर इसी को इंग्लिश में डीएसेलरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीएसेलरेशन बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदता बोला जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है, मंदता बोला जाता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो यूनिट त्वरण का होता है वही यूनिट किसका होता है, मंदता का भी होता है। और आप सबों को मालूम है कि त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर ms²-2। तो जाहिर सी बात है कि मंदता का भी यूनिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यह होगा। तो आप देख लीजिए कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है आरोपित बल, चौथा ऑप्शन है बल और विस्थापन के बीच के कोण। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से किस पे किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोग कार्य इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, तो आप सभी लिखते हैं कार्य इक्वल टू फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है फार्मूला, बल गुना विस्थापन। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, आप कहेंगे बल पे डिपेंड करेगा, और साथ ही किस पे डिपेंड करेगा, तो गुरुजी विस्थापन पे डिपेंड करेगा। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब बल और विस्थापन के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा होता है, बल और विस्थापन के बीच क्या बन रहा होता है, कोण बन रहा होता है, तब आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी तब जो हम लोग कार्य इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं, यानी कि W इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं, वो क्या होता है Fs cos थीटा होता है। जहाँ पे F क्या है, आप कहते हैं बल है, S क्या है, आप कहते हैं विस्थापन है, और ये जो आपका cos थीटा है ये क्या है, आप कहते हैं गुरुजी बल एवं विस्थापन के बीच का कोण है। बल एवं विस्थापन के बीच का, विस्थापन के बीच का क्या है, आप कहते हैं कि गुरुजी ये कोण है। मेरे मित्र मेरे समझाने का मतलब ये था कि जो किया गया कार्य होता है किसी भी वस्तु के द्वारा वो बल और विस्थापन पे तो निर्भर करता ही करता है,
साथ ही साथ बल और विस्थापन के बीच जो कोण होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको ये मालूम चल गया है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आप ये आसानी से छांट लेंगे कि किस पे निर्भर नहीं करता है। आपका पहला ऑप्शन है विस्थापन, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस पे तो डिपेंड करता है। आपका दूसरा है वस्तु के द्रव्यमान, आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे आपने कहीं पे भी वस्तु के द्रव्यमान की चर्चा नहीं करा है, मतलब किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है आरोपित बल, आप कहेंगे बिल्कुल डिपेंड करेगा। और चौथा ऑप्शन है बल और विस्थापन के बीच के कोण, आप कहेंगे इस पे भी डिपेंड करेगा। तो जरा सा आप हमको बताओ कि सही आंसर क्या होगा। आप कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है जिंक, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तत्व है या कौन सा ऐसा धातु है जो जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने तो पढ़ा है कि जो धातुएं होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो गुरुजी धातु लवण बनाती है और साथ ही साथ क्या रिलीज करती है, तो आप कहते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। और ये चीज़ आप सबों ने कई दफ़ा पढ़ा है कि व्हेन द मेटल रिएक्टेड विथ एसिड देन दे फॉर्म मेटालिक साल्ट, यानी कि धातुई लवण बनाता है और साथ ही क्या करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि बात की जा रही है जल मिश्रित HCl की, किसकी बात की जा रही है? जल मिश्रित HCl की। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे? यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये जो हमारा जल मिश्रित HCl है वो एक प्रकार का क्या है, आप कहेंगे अम्ल है, जल मिला दिए तो तनु अम्ल हो गया। ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तत्व है जो इस HCl के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कहीं ना कहीं अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन अलग होता है और हम सबों को मालूम है कि कोई भी तत्व या कोई भी धातु जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो आसानी से क्या करेगा, अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। लेकिन जो कमजोर होगा, कम अभिक्रियाशील होगा, वो अम्ल में से हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है मैग्नीशियम। क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मैग्नीशियम जो है वो धातु है और ऑब्वियसली ये जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और आपका दूसरा ऑप्शन है कॉपर। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है और ये हाइड्रोजन से क्या होता है, तो गुरुजी कम अभिक्रियाशील होता है और इसीलिए ये जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और ना ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पाएगा। मतलब साफ है कि जो कॉपर की अभिक्रियाशीलता है वो क्या है, हाइड्रोजन से भी कम है। क्या है? हाइड्रोजन से भी कम है और इसीलिए ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं हो पाएगा और जब रिएक्ट नहीं हो पाएगा तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाएगा। और अगर हम लोग बात करें अगले ऑप्शन की, तो अगले ऑप्शन में आपका जिंक है और साथ ही साथ एल्यूमिनियम है। तो आप कहते हो कि गुरुजी एल्यूमिनियम जो है वो भी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा और साथ ही जो जिंक है वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन कॉपर अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वैसे ही धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पाएंगे जो क्या होंगे, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होंगे, यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। अगर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगा तो वो अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करना तो बहुत दूर की बात है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि योनि डैश की ओर जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है अंडवाहक नलिका, दूसरा ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय, चौथा ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि योनि को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में वैजिना कहते हैं।
और साथ ही ध्यान में रखेंगे ये किस प्रकार की संरचना होती है, तो नली जैसी संरचना होती है, नली जैसी संरचना होती है। और साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि योनि बाहर की ओर, योनि बाहर की ओर जनन छिद्र के रूप में खुलता है। बाहर की ओर किस रूप में खुलता है, जनन छिद्र के रूप में खुलता है। और अंदर की ओर, अंदर की ओर ये गर्भाशय तक कनेक्ट रहता है, लेकिन ये अंदर की ओर खुलता कहाँ पे है, तो गर्भाशय ग्रीवा में खुलता है। कहाँ पे खुलता है, गर्भाशय ग्रीवा में खुलता है। तो आप सबों को क्या ध्यान में रखना है कि वेजिना एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली रहती है, तो सर बाहरी तल से लेकर के गर्भाशय तक फैली रहती है। और योनि जो बाहर की ओर खुलती है वो जनन छिद्र के रूप में खुलती है, और अंदर की ओर ये कहाँ पे खुलती है, गर्भाशय ग्रीवा में खुलती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि योनि डैश की ओर जाती है, तो और किस ओर जाएगा, तो आप कहेंगे सर गर्भाशय की ओर। तो गर्भाशय की ओर जाएगा तो पहले कहाँ पे ये खुलेगा, गर्भाशय ग्रीवा में खुलेगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे गर्भाशय ग्रीवा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो अंडवाहक नलिका और फैलोपियन ट्यूब दोनों दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग अंडवाहक नलिका बोलते हैं। और जैसे कि इसके हिंदी नाम से स्पष्ट है कि क्या लिखा हुआ है, अंडवाहक नलिका। तो ये आपका ऐसा ट्यूब होता है जो क्या करता है, तो सर अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाता है, या आप कह सकते हो कि अंडाणु को, एग को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। और आप कहेंगे गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो गर्भाशय भी दिया हुआ है। भाई मेरे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं इंग्लिश में। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में, महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का डैश सेट होता है। ऑप्शन दिया हुआ है XY, दूसरा ऑप्शन है XX, तीसरा ऑप्शन है YYX और चौथा ऑप्शन है YY। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो X और Y के रूप में रहता है, जबकि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो XX के रूप में रहता है, यानी कि XX के सेट में रहता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन बी में XX लिखा हुआ है, तो सर सीधा सीधा आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा, जबकि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेगा। बताइए ना बनेगा, आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा और कोई फार्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा द्रव्यमान कितना है 20 kg, गुरुत्व त्वरण कितना लेना है 10, 20 ढाई कितना होता है 200, यानी कि पृथ्वी पर इस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 200 न्यूटन। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है 200 न्यूटन, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी में है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई मेरे ध्यान में रखना कि भार के लिए फॉर्मूला होता है W = mg। m क्या है, तो मास कितना दिया हुआ है 20, g कितना लेना है, तो सर 10, एक रे गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 200 न्यूटन। तो सर यही किए हैं। बहुत सारे मित्र सोचने लगे होंगे कि सर ये कैसे कर दिए, हमको तो पता ही नहीं चला। फिर आप कमेंट करेंगे कि गुरुजी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करा दिया करो। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है लेंस की शक्ति, दूसरा ऑप्शन है आवर्धन, तीसरा ऑप्शन है फोकल लंबाई, चौथा ऑप्शन है निर्वाह शक्ति। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करें पहले ऑप्शन की, तो इसमें दिया हुआ है लेंस की शक्ति, और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि लेंस की जो पावर होती है इसके लिए हम लोग क्या यूनिट लिखते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी डायोप्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डायोप्टर लिखते हैं। और भाई मेरे इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहते हैं डी से। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस की शक्ति का कोई ना कोई यूनिट है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किसका कोई यूनिट नहीं है। ध्यान दीजिए, आपका दूसरा ऑप्शन है आवर्धन। मेरे मित्र इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी एक ना हम लोग अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते चला, मैग्निफिकेशन कहते हैं।
और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, फॉर्मूला माइनस v बटा u। v क्या है, तो आप कहते हैं इमेज डिस्टेंस है गुरुजी, क्या है, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है, तो आप कहते हैं गुरुजी ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। या फिर हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर क्वेश्चन में प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो जो आवर्धन होता है वो क्या हो जाता है, तो आप कहते हैं कि वो हो जाता है गुरुजी प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, और साथ ही साथ वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है, आवर्धन बोला जाता है। मेरे मित्र एक्चुअली में ये दोनों क्या है, तो आप कहते हैं गुरुजी है तो हाइट है, क्या है, हाइट है। तो आप ये बताओ अभी तक के लाइफ में क्या आपने मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट पढ़ा है, या कोई टीचर आपको मैग्निफिकेशन का कोई ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट बताया है? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, जब ऊपरों हाइट है नीचे भी हाइट है, ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस, तो दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा। तो ऐसे ही हमको मालूम चल रहा है कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो मेरे मित्र क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा था कि इन चारों में से किसका कोई यूनिट नहीं है, आप कहेंगे आवर्धन का कोई यूनिट नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में फोकल लंबाई दिया हुआ है, तो भाई मेरे लंबाई आपका कूनो हो, यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। तो फोकल लंबाई का भी क्या है, तो सर यूनिट होता है। आपका है अगला निर्वाह शक्ति। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी शक्ति का ना यूनिट हम लोग वाट लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। बताइए ना बनेगा, आप कहेंगे आसानी से बन जाएगा सर, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो देख लीजिए विद्युत धारा आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में विभवांतर दिया हुआ है, तो इसका यूनिट क्या होगा, चेला वोल्ट होगा। दूसरे ऑप्शन में विद्युत आवेश है, ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। और आपके चौथे ऑप्शन में प्रतिरोध है, यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, आप कहेंगे सर ओम लिखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया हुआ है Na3CO2, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3, तीसरा ऑप्शन है Na2CO2 और चौथा ऑप्शन है NaCO2। बताइए ये क्वेश्चन हमको बताना होगा या आप सभी बना लेंगे। आप कहेंगे गुरुजी हम लोगों ने आंसर टिक कर लिया है, तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, इसका आंसर तो आप बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ आप नीचे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि जो वॉशिंग सोडा होता है, जो वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप ये भी नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकीर्ति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 3। बताइए ना बनेगा, आप कहेंगे आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि कोई तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक समाकीर्ति 2882 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की ये किस आवर्त में पाया जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पीछे बताया है आपने कि किसी भी तत्व में जितनी कक्षा होती है वो क्या करता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में या आवर्त सारणी में उसके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तत्व का दिया गया है वो कहीं ना कहीं किसका है, तो आप कहते हैं 8 2 10 8 18 2 20 कैल्शियम का है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। और आप क्या कहेंगे कि कैल्शियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 8, मतलब क्या हुआ कि इसमें टोटल कक्षा कितना है 4। तो सर किस आवर्त में पाया जाएगा, आप कहेंगे आवर्त 4 में पाया जाएगा। और चला अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक समाकीर्ति है ये तत्व किस वर्ग में पाया जाएगा, तब आप क्या कहेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, इसीलिए ये जो आपका तत्व है ये आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाया जाएगा और आवर्त 4 में पाया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में आवर्त 4 है, आप कहेंगे दूसरे ऑप्शन में है, तो शायद सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा तत्व बोला जाता है। ये भी याद रखना जरूरी है, कहियो कहियो इहो से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु। सही है तो लिख रहे थे सर, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय मृदा तत्व कह सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे वो कह सकते हैं। इंग्लिश में अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कैल्शियम है वो क्या है, तो क्षारीय मृदा धातु है या फिर अल्कलीन अर्थ मेटल है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? बताइए। न बनेगा? आप कहेंगे आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सबों को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि मेरे मित्र 1 kWh में कितना होता है, तो गुरुजी 3.6 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा होता है। और चला 1 kWh को क्या बोला जाता है, तो आप कहते हैं 1 यूनिट बोला जाता है। तो क्या है, हम लोग यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल ना लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी विशेष घर में 5 दिन में 100 यूनिट ऊर्जा खपत हो रहा है, तो ये जो 100 यूनिट है ये जूल में कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से ना हो जाएगा, 100 को हम लोग इतना से गुना कर देंगे। क्या है, तो 1 यूनिट में इतना जूल ऊर्जा होता है, तो 100 यूनिट में कितना होगा? तो आप कहेंगे 100 यूनिट इक्वल टू जूल में हो जाएगा 100 × 3.6 × 10⁻⁶। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और जो 10 आ जाएगा तो ये हमारा 0 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा 36 × 10⁻⁷। कितना हो जाएगा? 36 × 10⁻⁷। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटा दिए हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट और बढ़ा दें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 3.6 × 10⁸ हो जाएगा। जैसे इधर पॉइंट करेंगे तो पावर में हमारा एक बढ़ जाएगा, ये 3.6 × 10⁸ जूल हो जाएगा। देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे गुरुजी सेम चीज़ हमारे चौथे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ओम का नियम जो है वो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, मैंने कई बार आपको बताया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके सीधे आंसर पे पहुंच गए हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में विभवांतर और धारा लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी विभवांतर और विद्युत धारा हमारे तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुली जमीन से 11 kg का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कुली द्वारा सामान पर कुल कितना काम किया गया, जबकि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे कुली के द्वारा किया गया काम पूछा जा रहा है और वस्तु को ऊंचाई पे ले जाया जा रहा है, तो हम सभी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा। चला क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 11 kg, जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना ऊपर उठाया जा रहा है? तो गुरुजी 1.5 मीटर, सबको गुना कर दीजिए सर। तो 11 × 10 गुना 1.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आइए, इसको इसके साथ सेटल कर दीजिए। 15 गढ़ा 165 हो जाएगा। 165 क्या? तो सर जूल। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में 165 जूल है। आप कहेंगे सर तीसरे में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे गुरुजी नाइट्रोजन। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो खाने पीने की वस्तु होती है या जिसमें फैट रहता है, या आप कह सकते हो कि ऑयल वगैरह रहता है, अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए तो वो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा और ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिस वजह से उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकने के लिए क्या किया जाता है? चिप्स के पैकेट में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि जो चिप्स है उसका ऑक्सीकरण ना हो पाए, उसका टेस्ट बर्बाद ना हो पाए।
तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि चिप्स के या कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरा हुआ रहता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। किस लिए भरा हुआ रहता है, तो चिप्स या जो कुरकुरे वगैरह होता है वो ऑक्सीकृत ना हो जाए, जिस वजह से उसका टेस्ट खराब ना हो जाए, इस चीज़ से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस भर दिया जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्तसारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं, हमसे कनेक्ट हैं, मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्नों का आप लोग छक्का छुड़ा देंगे। और मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सबों के ऊपर छोड़ूंगा और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो बिल्कुल ही सही है कि जो ब्लड है इसी को क्या बोला जाता है, तो रेड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आपका दूसरा है कि मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है। आप कहेंगे गुरुजी ये बात तो आपने पीछे के सेशन में बताया था, तो कहीं ना कहीं दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये स्टेटमेंट भी सही है और इसका डिस्कशन भी हम लोगों ने पीछे के सेशन में करा है। चौथा ऑप्शन है कि यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये गलत है, क्योंकि रक्त जो है वो हमारे शरीर के वजन का 7% होता है, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 1.7 से 1.8% दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे चूज क्या करना था, चूज करना था कि इसमें से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी? ऑप्शन दिया हुआ है जोसेफ जॉन थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, चौथा ऑप्शन है माइकल फैराडे। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक की विकास की नींव रख दी थी। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट रेडियो वेव की, किसकी बात करते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग लघु तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु तरंग कहते हैं। तो ये जो शॉर्ट रेडियो वेव है, इस वेव का उपयोग यानी कि यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो टीवी में किया जाता है, यानी कि टेलीविज़न में किया जाता है। साथ ही साथ कहाँ पे किया जाता है, तो गुरुजी टेलीफोन में भी किया जाता है या टेलीग्राफ में भी किया जाता है। और साथ ही कहाँ पे किया जाता है, तो गुरुजी रेडियो में भी किया जाता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो शॉर्ट रेडियो वेव जिसका उपयोग टीवी, टेलीविज़न या कह सकते हो टेलीफोन, रेडियो, इन सब में किया जाता है या टेलीग्राफ में किया जाता है, इसकी खोज किसने करा था, तो इसकी खोज जो है वो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने करा था। और इसीलिए हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज हैं, इन्होंने भविष्य में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ इन सब के विकास की नींव रख दी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने शॉर्ट रेडियो वेव की खोज करा था, जिसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो गुरुजी टेलीविज़न में, टेलीफोन में, टेलीग्राफ में या फिर रेडियो में होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में तो जे थॉमसन दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो जे थॉमसन है, इन्होंने किसकी खोज करा था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करा था। किसकी खोज करा था? इलेक्ट्रॉन की खोज करा था। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने परमाणु के संरचना को समझने के लिए अपना परमाणु मॉडल भी दिया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में अल्बर्ट आइंस्टीन है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। E=mc² जो आपका ऊर्जा समीकरण है वो दिया गया। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किया गया। और साथ ही आपके चौथे ऑप्शन में जो माइकल फैराडे है, इन्होंने किसकी खोज करी थी, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो वैद्युत अपघटन हम लोग पढ़ते हैं उसकी खोज करा, और साथ ही साथ जो हम लोग विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पढ़ते हैं इसकी खोज करा। तो मेरे मित्र, आपके इसी क्वेश्चन के साथ 3 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में जितने भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।
और साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।